सबके ईमेल पे लिंक चला जाएगा ना? उसमें क्या बोलना है कि ईमेल नंबर हाँ। Yes, good morning everyone. Good morning Lalit, Nilesh, Sunil Kumar, good morning Ajay, Nitesh, Ankit, Yadvendra, सबको very very good morning. Good morning Ramir, Sheila, रितेश, खुश रहिए. मनमोहन, खुश रहिए. प्रभु, मंजू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ, सबको ईमेल चला जाएगा यूनिक क्लासेस की तरफ से. ठीक है, ईमेल चला जाएगा, लिंक भी चला जाएगा और आप लिंक, हाँ, यू विल गेट टुडे, यू विल गेट. आई हैवेंट गेट नहीं होगा, आई हैवेंट गॉट. हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. आई हैवेंट गॉट. सबके पास आज मैक्सिमम सबके पास मेल चला जाएगा. लिंक एक्सेप्ट कर लीजिएगा. ओके, और टेलीग्राम पे आपके मटेरियल चला जाएगा. और नोट्स खुद बनाओगे, नोट्स का मटेरियल नहीं जाएगा. नोट्स आपको खुद ब खुद बनाना है. आपको पूरा क्लोज टेस्ट जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस जाएगा. क्लोज टेस्ट बता ही दिया है. सिनोनिम्स जाएगा, एंटोनिम्स जाएगा. पूरा स्टडी मटेरियल में ये सारी चीज जाएंगे. प्रैक्टिस सेट जाएगा. ठीक है, मॉक्स जाएगा. बट नोट्स आपको खुद बनाना है. नोट्स खुद बनाना है. टुडे यू पीपल विल गेट. मोनिका, लव यू. टेलीग्राम का लिंक जाएगा आपके मेल पे. ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है. खुश रहिए निकी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा. ओके, गुड मॉर्निंग. चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. हमने लास्ट क्लास 2 वर्ड्स किए थे. होपफुली सबने रिवाइज किया होगा. चलो एक बार मुझे बता दो, रिविजन अब तो देखना है ना. रिवीजन में देखती हूँ कितना याद रखा है. झगड़ालू के वर्ड्स बताना. झगड़ालू के वर्ड्स बताओ बिना कॉपी खोले. टेस्टी एक बार रिवीजन कर लेते हैं सो दैट जितने बार हम लोग रिपीट करेंगे ना, आपको ये लगेगा मैम बार बार रिपीट क्यों करोगे. बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि 60% यहीं पे याद हो जाए. टेस्टी को कैसे याद रखोगे. टेस्टी, हाँ, मेल पे ही आएगा अंकित, मेल पे ही आएगा. टेस्टी, टेस्ट अच्छा नहीं गया. टेस्ट अच्छा नहीं गया, उसके बाद चिड़चिड़ा हो गया, या टेस्ट की तैयारी अच्छी नहीं थी, चिड़चिड़ा हो गया. टेस्टी का चलो शुरू हो जाओ. एक तो क्वारलसम बोलते जाओ, मैं कमेंट बॉक्स देख रही हूँ. अब क्वारलसम जो झगड़ते हैं, और एक हो गया क्वारुलेस जो झगड़ते हैं. बोलना शुरू करिए कॉपी बंद करके. ग्राउची, वेरी गुड. ग्राउची बार बार ग्रोसरी लेने के लिए बोला गया इसलिए चिड़चिड़ा हो गया. चलो इंसेक्ट वाला वर्ड बताओ. इंसेक्ट, केकड़ा, क्रैबी है, केकड़े की तरह झगड़ालू हो गया है. और एक क्या बताया था, वॉस्पिश, इसका मतलब भी झगड़ालू. और कॉलेरा होने के बाद, हैजा होने के बाद से चिड़चिड़ा हो गया, झगड़ालू हो गया. वेरी गुड. विश पीकर, विश पीकर झगड़ता चलता है. पग्नेशियस, पंगा नहीं लेना. पग्नेशियस. और बताइए, होपफुली आप सबका कॉपी बंद है. हाँ, फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्शियस हो गया. सरली, श्योर ही झगड़ा करेगा. हाँ, फिर क्या बताया था, डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बताया था. फिर कंटेंशन, कंटेंशियस. कैंटेनकरस, टैंकर से लड़ाई झगड़ा होता है. कैंटेनकरस. गुड मॉर्निंग. आइरेसिबल, यस. डिस्कॉर्ड, वेरी गुड. चलो इसका रिवीजन हो गया. कैंटेनकरस. और भी कुछ, हाँ, पेटुलेंट, पेटू लोग को जब खाना नहीं मिलता है सबसे झगड़ते चलते हैं. चर्लिश, वेरी गुड. चर्च में सत्ता के लिए लोग झगड़ा करते हैं. चर्लिश, वेरी गुड. ट्रक्यूलेंट, ट्रक ड्राइवर,
झगड़ालू है, उसका कैप छीन लिया किसी ने, या कैप गिर गया तो झगड़ा। यस, बोन ऑफ कंटेंशन, पेटुलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। अब पता नहीं कॉपी खुला है कॉपी बंद है। बेली कॉज, वेरी गुड वेरी गुड। बेली कॉज, बेल वाला, बेलोना से, बेलोना इज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। बेली कॉज और बेलीजरेंट, बेली कॉज और बेलीजरेंट दोनों का मतलब झगड़ालू, वेरी गुड। और दूसरा वर्ड क्या था हमारा? दूसरा वर्ड आई थिंक सारा वर्ड कवर हो गया। दूसरा वर्ड मैंने दिया था लैक्रिमोस, लैक्री। लैक्री को कैसे याद करोगे? लैक्रिमल ग्लैंड। आपके बॉडी में लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो आंसू प्रोड्यूस करता है, टीयर्स। लैक्री का मतलब है टीयर्स। आपके आंख में आंसू है, इसका मतलब आप सैड हो, तो लैक्रिमोस का मतलब होता है सैड। चलो सैड का और बताओ। सैड का, अच्छा ये नहीं हुआ है, ओहो, ये वाला वर्ड नहीं करवाया मैंने, ये वाला वर्ड नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, चलो ठीक है, इसको आज स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड नहीं हुआ है। ये जो लैक्री है ना, LACRY, ये कौन से वर्ड से बना है? लैक्री। ये लैक्री का मतलब होता है टीयर्स। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, आंसू, आंसू। आपके बॉडी में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा लैक्रिमल ग्लैंड्स। आपके बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से एक ग्लैंड है लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड्स का काम क्या होता है? आपके आंख में आंसू प्रोड्यूस करता है। तो लैक्री का मतलब ही होता है टीयर्स। टीयर्स मतलब आंसू, आपके आंख में आंसू आते हैं, आ गया, इसका मतलब आप दुखी हो गए। तो लैक्रिमोस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदास। ठीक है, इसका मतलब, इसका हिंदी लिख दे रही हूँ, इसका मतलब है उदास। दुखी है, बहुत उदास है। अब ये मत बोलना कि मैम सबका मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि सबका मतलब दुखी ही है, सबका मतलब है दुखी ही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब आ जाओ। यस, पहले तो मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड करके बताइए। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये वर्ड आपने करवा दिया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं करवाया। चलो एक बार बताओ, एक बार रिस्पॉन्ड करके बताइए। कुछ का कहना है करवा दिया है ये सारे वर्ड्स, और कुछ बोल रहे हैं नहीं करवाए। रिस्पॉन्ड करके बताइए। नहीं हुआ है। अब कहीं और भी आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना, तो आप उस अकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे ना, नहीं तो यहाँ वाले बच्चे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप कहीं और भी मेरे से पढ़ रहे हैं तो फिर वहां आपने ये किया है, तो ये नहीं बोलना है कि सब करवा दिया है। इस बैच के बारे में बताइए। नहीं करवाया है, हाँ, नॉट डन, नॉट डन, ठीक है। चलो लैक्री, लैक्री का लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो आंसू प्रोड्यूस करता है। उसी तरह लैक्रिमोज लोग, पीपल आर द पीपल हु आर वेरी सैड, दुखी। ठीक है, अब इसको याद करना है, अब इसको याद करना। टीयरफुल तो सबको पता है। टीयरफुल का मतलब ये रोंदू, दुखी पर्सन। वीपी, वीप करना, ही इज वीपिंग। वीप करना मतलब रोना, और वीपी लोग जो हमेशा उदास रहते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? डोलफुल, डोलफुल का टेक्निक बनाओ। Yes, they may be an YouTuber, yes, but YouTube पे I haven't covered all the words एक ही जगह पे। वेलकम चैताली, वेलकम वेलकम। नहीं हुआ है, चलो मैं समझ गई। इसको याद रखो, डोलफुल, डोल, डॉली को फूल नहीं मिला। डॉली didn't get any fool. Dolly did not receive any flower as a result of which she was unhappy. डोलफुल, डॉली को फूल नहीं मिला इसलिए डॉली दुखी है। उसी तरह डोलोरस, डोलोरस, डोलफुल का मतलब भी है दुखी, फूल नहीं मिला दुखी है। डोलोरस का मतलब भी है दुखी। और मोनफुल तो सब जानते हैं, किसी के डेथ पे मोन करते हो, अफसोस जताते हो, अफसोस किसी के दुख पे ही जताओगे ना। मोरोज, रोज, रोज का मतलब है गुलाब, उसको गुलाब नहीं दिया किसी ने इसलिए वो दुखी हो गया। डिसकंसोलेट, सोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? सोल वर्ड से आपका बनता है सॉलिटरी, एक होता है सॉलिट्यूड। ये सोल का मतलब होता है ना पर्सन हु इज अलोन एंड लोनली, पर्सन जो अकेला है, बहुत लोनली है, अकेला है, और अकेला होने की वजह से वो दुखी भी है। तो सोल का मतलब भी है लोनली, अकेला, दुखी। फोरलोन, इसमें भी लोन वर्ड है, लोन, LON। लोन का मतलब भी याद करो, लोनली, फोरलोन, लोनली, अकेला, दुखियारा। डिजेक्टेड,
डिजेक्टेड को याद कर लो रिजेक्टेड से, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, द पर्सन गॉट रिजेक्टेड एंड ए रिजल्ट ऑफ विच ही वॉज डिजेक्टेड, रिजेक्ट होने की वजह से डिजेक्ट हो गया, डिजेक्ट हो गया मतलब दुखी हो गया, दुखी हो गया। वो सोल आत्मा नहीं होता है अमित, आत्मा वाला सोल ये होता है SOUL वाला सोल इज आत्मा। सोलोलोक्वी, हाँ सोलोलोक्वी का मतलब भी है अकेला, सोल अकेला अकेला, और अकेला होने की वजह से ही इज वेरी सैड ऑल्सो। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट को कैसे याद रखोगे? पॉन्ड, पॉन्ड, डिस्पोंड, पॉन्ड मतलब तालाब, अगर मछली को तालाब से निकाल दोगे तो मछली विल फील वेरी सैड, वेरी अनकंफर्टेबल, तो डिस्पोंडेंट लोग का मतलब भी होता है अनकंफर्टेबल। वो का मतलब क्या होता है? दिस वो मीन्स सफरिंग, दुख दर्द, सफरिंग, सफरिंग, वो हम बोलते हैं सौरों को, दुख को, तो वो भी कौन लोग भी होते हैं? दुखी लोग, दुखी, दुखी। मेलेंकली, मेलेंकली को याद कर सकते हो, मेलेंकली इज मैं अकेली, मैं अकेली या मेले, मेले में अकेली, मेले में अकेली है। सॉम्बर, सॉम्बर को अभी तो मैं अपना बना रही हूँ, हाँ ऐसे भी याद करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए वो दुखी हो गया। अभी तो मैं आपसे बनवाऊंगी क्योंकि मेरे से अच्छा आप लोग वाला निमोनिक्स होता है। सॉम्बर, सॉम्बर को याद कर लो, सांबर, उसको सिर्फ इडली और चटनी मिला, सांबर नहीं मिला, वो दुखी हो गया। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनकास्ट? डाउन का मतलब है ना बहुत डाउन फील कर रहा है, डाउन फील कर रहा है मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड, दुखी फील कर रहा है। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है एकदम टॉप, ऊंचाई, पीक को बोलते हैं, और क्रेस्ट से फॉल हुआ, अगर आप ऊंचाई पे जाके व्हेन यू रीच अ पीक एंड देन यू फॉल डाउन तो यू फील सैड। डिसमेल, डिस वाला वर्ड तो वैसे भी नेगेटिव होता है, डिस वाला वर्ड नेगेटिव होता है, तो डिसमेल का मतलब क्या है? 10 मील जमीन, 10 मील जमीन उससे छीन ली गई, दुखी हो गया। प्लेंटिव, प्लेंटिव को याद रखो, प्लेन टी, प्लेन टी, उसे प्लेन टी मिला, चाय के साथ उसे कुछ बिस्किट्स वगैरह नहीं मिला, सिर्फ टी मिला, दुखी हो गया। ब्लीक, ब्लीक का मतलब है लीक, पेपर लीक होने के वजह से स्टूडेंट्स दुखी हो गए। और ब्लू कलर तो पता है, ही इज ब्लू, ब्लू कलर एसोसिएटेड ही है सैड से। अगर मैंने लिखा ही इज ग्रीन, ही इज ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन मतलब कच्चा, अभी स्टूडेंट ग्रीन है, ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड, सॉरी इनएक्सपीरियंस्ड, नॉट अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। पर्सन ग्रीन है, कच्चा है, बट पर्सन ब्लू है, दैट इज सैड, सैड, सैड। हाँ, और इसमें एक और वर्ड लिखना है, इसमें पहले एक और वर्ड डालो, अभी मैं आपके साथ सब करूंगी। एक और वर्ड डाल दो, लुगिब्रियस, लुगिब्रियस, लुगिब्रियस को कैसे याद रखोगे? लुगाई, लुगाई पता है, राजस्थान, आई थिंक राजस्थान हरियाणा में बोलते हैं लुगाई, उसकी लुगाई, उसकी वाइफ भाग गई, उस वजह से उसको छोड़कर चली गई, इस वजह से वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया। यस, चलो अब आप लोग बनाओगे, इतना दूर तो सही है, क्योंकि निमोनिक 2-4 बनेगा ना, निमोनिक 2-4 बनेगा तो आपको याद रहेगा। चलो अपना बनाओ फटाफट। हाँ, लुगाई वाइफ को बोलते हैं, ये तो चलिए बनाइए। डोलफुल का बनाइए, मैंने तो बनाया था डॉली, डॉली को फूल नहीं मिला, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डॉली गॉट सैड। बनाओ कुछ का। डल, डल पीपल, अच्छा डॉलफुल, डल पीपल, डल पीपल उदास रहते हैं, डल पीपल दे हैव नथिंग टू डू, इसलिए वो उदास रहते हैं। और डोल, यहाँ भी देखो डोल, और यहाँ भी डोल, दोनों डोल रहे। लुगाई बुरी है, ओके, अच्छा। मेरे डोले, हाँ बोलते हो ना, मेरे डोले शोले, जिम जाके डोले शोले नहीं बन रहे हैं प्रॉपरली, डोले पतले, इस वजह से दुखी है, ओके। डॉलर के बिना उदास हो गया, ओके, डॉलर के बिना उदास हो गया, डॉल, लेकिन देखो याद रखना, डोल फुल, फूल, डॉली को फूल नहीं मिला, डोलोरस, ऐसा बनाना है ना, ऐसा बनाना हो कि याद रखे, याद रहे। क्या है? फूल टूट गया, फूल टूट गया इसलिए उदास हो गया। मोनफुल याद रखोगे, मोरोज याद रखो, मोरोज, रोज नहीं मिला, रोज नहीं मिला इसलिए उदास हो गया। डिस, डिस,
डिसकॉन्सोलेट, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, डिसक्वालीफाई कर दिया गया रेस से, कंपटीशन से, इसलिए दुखी हो गया। फोरलोन, लोन, लोन का मतलब होता है, हाँ ये कैसे याद रखोगे फोरलोन, क्योंकि हर वर्ड का रूट नहीं बनता है ना, जहां जहां रूट बनेगा मैं बताते जाऊंगी। देखो यहाँ रूट बन रहा है सोल, सोल का मतलब होता है अकेला, तो मैंने यहाँ सोल में कॉन्सोलेट वर्ड बता दिया। नाउ टेल मी दिस वन, फोरलोन, 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 ब्लीक मीन्स अलोन भी होता है, ब्लीक का मतलब होता है नॉट अलोन, ब्लीक का मतलब अलोन नहीं होता, वेरी सैड, वेरी डार्क, डल, सैड। लोन लेने गया, फोरलोन, लोन रिजेक्ट हो गया, लोन, लोन, लोन रिजेक्ट हो गया, इस वजह से सैड हो गया। और डिजेक्टेड तो पता है, डिजेक्टेड को जोड़ दो रिजेक्टेड से, रिजेक्टेड हो गया इसलिए दुखी हो गया। और डिस्पोंडेंट को यस आप लोगों ने, मैंने तो पॉन्ड वर्ड से करवाया था, पॉन्ड, तालाब, तालाब का पानी सूख गया, मछली दुखी हो गया, या मछली को तालाब से निकाल दिया गया, या डिस्पोंड को कर लो रिस्पोंड, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों ने प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, इस वजह से दुखी हो गया। गूगल से नहीं पढ़ना है निखिल, निखिल, फोरलोन का मतलब होता है अनाथ, जैसे अनाथ वर्ड डायरेक्टली नहीं होता उसका मतलब, ऑर्फन इज अ डिफरेंट वर्ड, अनाथ का मतलब है वही अकेला है। अनाथ किसको बोलते हैं, जिसे सबने त्याग दिया, अकेला कर दिया, डेस्परेट हो गया। हाँ, मेलंकली, अच्छा ये बताओ, मेलंकली इज मैं अकेली, मेले, मेला, मेले में अकेली। सौंबर का एक और बना, सौंबर, सौंबर, लोन लेकर सैड हो गया, सौंबर का बनाइए। स्वयंवर में क्या है, स्वयंवर में से वॉरियर सैड था, अच्छा, वी बी गॉन, डाउनकास्ट, डाउनकास्ट बोलते हैं, डाउनकास्ट लोग, डाउनकास्ट लोग समाज के डाउन ट्रोडन लोग जो कुचले थे। सोमनाथ मंदिर, ओ माय गॉड, सोमनाथ मंदिर में सैडनेस कहां से आ गया, सोमनाथ, सोमनाथ में सैडनेस कहां से आ गया, पहले कैसे जोड़ोगे, सुंदर नहीं है, सौंबर, स्वयंबर, स्वयंबर नहीं जीत पाया, याद रखो स्वयंबर, सौंबर, सांबर नहीं मिला, दुखी है, स्वयंबर में जीत नहीं पाया, दुखी है। और डाउनकास्ट तो बता दिया, डाउनकास्ट है, बहुत डाउन उसको किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, दुखी है। क्रेस्ट का मतलब है ऊंचाई से फॉल हो रहा है। सांबर नहीं मिला इसलिए दुखी है, हाँ, महाभारत वाला स्वयंवर हार गया। और डिसमेल बताओ, डिसमेल, डिसमेल कैसे याद रखोगे, रचित सिन्हा आपका कमेंट आ रहा है, आप 10 बार पूछ चुके हो कि मेरा कमेंट नहीं जा रहा है। हाँ चलो, लूगी ब्रियस तो याद है, लूगी, लूगी वो तो याद है। डिश नहीं मिला, अच्छा, डिसमिल, उसको अच्छा डिश नहीं मिला, दुखी है। 10 मील जमीन छिन गया, दुखी है, दुखी है, यस। डिसमिस हो गया, डिसमिस याद करो, डिसमिस, डिसमिस अच्छा वर्ड है, डिसमिस, उसको डिसमिस कर दिया गया, दुखी है। पेपर लीक होने से बच्चे दुखी हो जा रहे हैं, ब्लू, ब्लू कलर तो दुख से रिलेटेड ही। चलिए अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिसमिस हो गया। अब तो ये ऑल दीज वर्ड्स गोज इन सेंस ऑफ सैड, ये सब सैड है, ठीक है। अब आ जाओ, सैड का उल्टा क्या होगा, हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पी होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, क्योंकि हैप्पीनेस नाउन है, हमें हैप्पी चाहिए। एक वर्ड याद है, जैसे जोकर, जोकर क्या करता है, जोकर आपको हंसाता है, तो उसी जो वर्ड से बना है जोकंड, जोकर जोकंड होते हैं, हमेशा खुश मिजाज, सबको हंसाते रहते हैं, वेरी जोवियल नेचर है, ओके, उसका बहुत जोवियल नेचर है, बहुत जोकोज है, सब में जो वर्ड है ना, जोकर हंसाने वाला, जोकंड हंसाने वाला, जोवियल नेचर है, जोकोज है, सबका मतलब है हंसाने वाला, यस। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मतलब पॉन्ड, पॉन्ड से मछली को निकाल दिया गया, मछली बेचैन हो गई, दुखी हो गई, और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, तो बेचारा दुखी हो गया, ओके। अरे ये आप मुझे बताइए ना, अगर आप लोग मुझे बोलोगे ना, और इतना स्पून फीडिंग में नहीं जाना, अगर आप बोलोगे मुझे कि मैम सब वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाइए, क्या ये पॉसिबल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें करो, एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं सारे वर्ड से सेंटेंस बनाऊं,
ट्रिब्यूलेशंस नहीं होगा, ट्रिब्यूलेशंस का मतलब दुख दर्द होता है, वो अलग, इट्स नॉट पॉसिबल। सी सेंटेंस आपको यूट्यूब पे टीचर सेंटेंस बनाते हुए इसलिए दिख गए होंगे क्योंकि टीचर्स आपको क्या करते हैं, यहाँ मैंने मेहनत की है ताकि आपको फिर से दुखी वाला कहीं पे जाके दूसरा वर्ड ढूंढना ना पड़े, इट्स नॉट पॉसिबल। टीचर सेंटेंस तब बनाते हैं ना तो लैक्रीमोस का ज्यादा से ज्यादा वो 5 या 3 सिनोनिम लिख देंगे, 3 लिख देंगे और तीनों से सेंटेंस बना देंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे वर्ड का सेंटेंस में बनाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा आपको होमवर्क करना होगा, कहाँ से इतना होगा सेंटेंस। हाँ, बिरेफ्ट का मतलब भी होता है, बिरेफ्ट मतलब त्याग दिया गया किसी को, वो भी गॉन, वो भी गॉन। ये सब ग्लूमी भी लिख सकते हो, ग्लूमी भी ऐड कर लो, ग्लूमी का मतलब भी होता है दुखी, इसमें दो वर्ड और ऐड कर लो, ग्लूमी का मतलब भी होता है दुखी, और बिरेफ्ट का मतलब होता है ना ललित, इसलिए मैंने बिरेफ्ट नहीं डाला है। बिरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड, किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, कमी हो जाना, लैक। सॉरोफुल नहीं डाला मैंने क्योंकि ये सब आपको पता है, सॉरो का मतलब तो पता ही है। प्लेंटिव, हाँ अपने से बनाना होगा सेंटेंस, ये सब अपने से बनाना होगा। प्लेंटिव का मतलब होता है दुखी होना, बहुत प्लेंटिव मूड में है, बहुत प्लेंटिव मूड में है मतलब बहुत दुखी मूड में। ये पहले आप ये नोट कर लेना, 3 वर्ड ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये सारा प्रोवाइड करूंगी बट इसमें 3 वर्ड जोड़ लेना, थोड़ा मेहनत करना है। हाँ, आप जितना करा रहे हो आप 50% आपका यहीं पे याद हो जाएगा। ओके, सॉरोफुल, लुगिब्रियस, ग्लूमी, ये याद रखो। सबसे पहले एक चीज दिमाग में ध्यान रखोगे, मैं यहाँ आपके कमेंट्स पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ, और जिसके कमेंट्स में मैं डाउट रहेगा, ठीक है, जिसका कमेंट बताने लायक रहेगा, जिसमें बच्चे डाउट पूछेंगे या कुछ क्वेरी पूछेंगे, मैं उसी कमेंट का आंसर कर रही हूँ। ये सब का आंसर बिल्कुल नहीं करूंगी कि क्या मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या मेरे, ये सब नहीं करूंगी मैं। यस, लुगिब्रियस बता दो, लुगी का मतलब होता है लुगाई। अच्छा, लुगाई, अगर लुगाई नहीं पता है ना, लुगाई का मतलब होता है वाइफ, किसी की वाइफ उसको छोड़कर चली जाएगी, वो दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ओके, हाँ, प्लेन प्लेट से दुखी हो गया, प्लेंटिव याद रखो, प्लेन एक होता है प्लेंटिव, प्लेन टी मिला। चलो आप लोग अपने से बनाओ, अपने से एक बनाइए। एवरी वर्ड डजेंट हैव अ कोलोकेशन, और एवरी वर्ड का रूट होता ही नहीं है। देखो, जिसका रूट है, जिसका रूट वर्ड है मैं उसका रूट करवा दूंगी, और जिसका हर वर्ड का रूट नहीं होता है, जो वर्ड को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं ना उसको हम निमोनिक्स बोलते हैं, मजे मजे में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़कर। चलो प्लेंटिव का बताओ, मैंने तो प्लेन टी बताया, उसको प्लेन टी मिला, प्लेन चाय मिला, बिस्किट नहीं दिया, चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं दिया, प्लेन टी थमा दिया, तो दैट पर्सन गॉट एंग्री। यूफोरिक अलग होता है, यूफोरिया तो खुशी के सेंस में होता है, वो तो अलग। बताओ, प्लेन टी, पेन मिल गया टी में, अच्छा टी में पेन मिल गया, प्लेन टी लाओ, प्लेग्राउंड में गिर गया, तो कहां से प्लेग्राउंड से कुछ लिंक हो रहा है, ऐसा बनाना है ना जो एग्जाम में भी आए, याद आए, याद आए। प्लेट टूट गया, अच्छा प्लेन टी, प्लेन टी, प्लेट टूट गया इसलिए दुखी हो गया, इसीलिए दुखी हो गया, चलो ठीक है। ये प्लेन डोसा, हाँ प्लेन डोसा दिया, मसाला डोसा नहीं था, प्लेन था, आई गॉट अनहैप्पी। एक वर्ड आपने ये भी सुना होगा, ये वर्ड सुना है प्लेंटिव, ये लॉ में यूज करते हैं प्लेंटिव, PIFF, ये तो अलग वर्ड है, PIFF किसको बोलते हैं ये प्लेंटिव, ये कंप्लेनेंट, जो लोग शिकायत, जैसे हम लोग बोलते हैं मैंने कंप्लेन किया तो मैं कंप्लेनेंट हूं, शिकायत दर्ज करवाने वाले को हम कंप्लेनेंट बोलते हैं, बट जुडिशियरी में, लॉ में जो शिकायत, जो अर्जी दर्ज करवाते हैं, कंप्लेनेंट को हम प्लेंटिव बोलते हैं। थोड़ा बहुत जुडिशियरी या लॉ का नॉलेज रखते होंगे, तो जिसने शिकायत दर्ज करवाई उसको हम बोलते हैं प्लेंटिव, TIFF। अच्छा, प्लेंटिव, बॉडी में बहुत दर्द है, तो कहाँ से यहाँ बॉडी और दर्द चाहिए,
ओके चलो नेक्स्ट, शिकायती। हाँ नेक्स्ट वाला, अब इसका एंटोनिम करते हैं, उसके बाद वर्ब की तरफ मुड़ेंगे। जोवियल बता दिया था, जोकर, जोवियल, जोकर ये बता दिया था। चीयरफुल, चीयरफुल भी बता दिया था मैंने। अब मैंने उसके लिए परेशान नहीं होना है, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शंस दे रही हूँ। जैसे कई लोग को कम चाहिए, ठीक है, 480 से कम चाहिए, तो उसका भी अभी ऑप्शन आ रहा है। कई लोग का जो थोड़े रूरल एरियाज में है, जिनका बफरिंग हो रहा है, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। वो थोड़े से कम क्वालिटी में देखेंगे, बफरिंग नहीं होगा। हाँ, किसी को क्वालिटी थोड़ा नॉर्मल से कम चाहिए। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, ब्लाइथसम। ये ब्लाइथसम का मतलब क्या रखोगे? ब्लाइथ, ब्लाइथ को कर लो लाइट। ब्लाइथ, ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब है लाइट। किसी चीज पे लाइट पड़ती है, किसी चीज पे रोशनी पड़ती है तो लोग खुश हो जाते हैं। रोशनी क्या है? लाइट इज ए सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। तो ब्लाइथसम का मतलब होता है खुशी। फेस्टिव, फेस्टिव को याद कर लो, फेस्टिवल, फेस्टिवल के समय बहुत फेस्टिव एटमोस्फियर है, बहुत खुशी का। बॉयंट, आपने केमिस्ट्री में, नॉट सॉरी, फिजिक्स में पढ़ा होगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जुडिशियरी। हाँ, तो आपको पता होगा निखिल, अगर आप लॉ वगैरह की तैयारी करते हो, DULLB, क्लैट वगैरह, तो उसमें प्लेंटिफ आता है। ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब हैप्पीनेस होता है, यस। तो हाँ, बॉयंट फोर्स, हाँ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, जो आपको एनकरेज करता है, जो लोग आपको एनकरेज करते हैं। तो बॉयंट नेचर का है, बॉयंट नेचर का है, इसका मतलब एकदम आशावादी, हमेशा ऊपर की तरफ जाने की सोचता है, दुखी कभी नहीं होता है, ठीक है, निराश, डाउन कभी नहीं होता है। ग्ली, ग्ली को कैसे याद रखोगे? एक वर्ड होता है गिगल, 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 ग्ली। गिगल करना, गिगल करना मतलब खिलखिलाकर हंसना। पर्सन इज गिगलिंग मतलब खिलखिलाकर इज लाफिंग। तो गिगल का मतलब होता है हैप्पी। और कुछ को याद कर लेते, ग्ली, ग्ली को याद करो, घी। एवरीबडी नोज घी ना, जब खाने में घी मिल जाता है, खाने में यू पीपल गेट घी तो यू गेट हैप्पी। लिट्टी चोखा में घी मिल गया, या दाल में घी मिल गया, रोटी में घी मिल गया, तो घी मिलने के बाद खुशी, घी खाने के बाद ग्ली हो गया, खुशी हो गया। इलेटेड, इलेटेड का मतलब मैंने आपकी तारीफ की एंड यू फेल इलेटेड। इलेटेड मतलब फूला नहीं समाना, यू गेट वेरी हैप्पी। ब्लीक, ब्लीक का निमोनिक, पेपर लीक हो गया, लीक के वजह से ब्लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, दुखी हो गया। स्प्राइट, स्प्राइटली, स्प्राइट पीने के बाद, स्प्राइट पीने के बाद और भी जोश आ जाता है और भी खुश हो जाता है। जॉन्टी, जॉन्टी रोड्स का नाम सुना होगा। जॉन्टी रोड्स इज एन अफ्रीकन प्लेयर है, बहुत अच्छे फील्डर है, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, बहुत जिंदा दिल, बहुत जोशीले फील्डर है। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक ये ऐसे याद रखोगे, आपने वर्ड सुना होगा, फन एंड फ्रॉलिक। फेस्टिवल्स में आप फन एंड फ्रॉलिक बनाते हैं। फन एंड फ्रॉलिक का मतलब होता है मौज मस्ती। या फ्रॉक से याद कर लो, बहुत फैशनेबल, बहुत सुंदर फ्रॉक लाया गया, उसके बर्थडे पे खुश हो गई। पर्की, आपको ऑफिस में पर्क मिलता है। पर्क का मतलब क्या है? सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव किसी को भी मिलेगा वो खुश हो जाएगा। या पर्क, चॉकलेट खाकर खुश हो गया। फ्रिस्की, फ्रिस्की, विस्की, विस्की, विस्की पीने के बाद खुश हो गया। ब्लिस, ब्लिस तो पता ही, ब्लिस का मतलब तो हैप्पीनेस होता है। ब्लिस को याद कर लो, ब्लेस, ब्लिस को ब्लेस, कोई आपको आशीर्वाद देता है खुशी में ना, आप खुश हो जाते हो। एनिमेटेड, एनिमेटेड आप देखते हो कार्टून में, एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं, ठीक है। एक इनएनिमेटेड, इनएनिमेटेड मतलब नॉन लिविंग, और एनिमेटेड मतलब लिविंग, जिसके अंदर जान हो, जिंदा दिल हो। ओके, यस, ब्लेस्ड। तो ये सब वर्ड्स रिवाइज करना है आपको। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस लाइव। क्या बोलना चाह रहे? लेट हो गया, चलिए अब आगे आते हैं। ये हमने बहुत सारे वर्ड्स कवर कर लिए। डोंट थिंक ना कि हमने एक ही वर्ड कवर किया, आपने आज एक वर्ड में करीब 20 वर्ड कवर कर लिए, 20 वर्ड कवर कर लिए। इसको रिवाइज करके रखिएगा, रिवाइज करके रखिएगा। ओके, एक्सटेसी मैंने नहीं डाला, वो सब मैं अलग में डालूंगी। एक्सटेसी नाउन होता है, ठीक है, वो मैं रूट में करवाऊंगी। एक्सटेसी नाउन होता है, ठीक है। एक्सटेटिक हो सकता है, चलो यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं लिख लो, लिख लो,
क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव्स हैं ना, मुझे भी एडजेक्टिव्स ही डालने होंगे। लिख लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिख लो एक्सटेटिक, और एक और लिख लो यूफोरिक। इसको मैं आपको अलग से रूट वर्ड में जब EU वाला रूट करवाऊंगी ना, EU का मतलब होता है वेरी गुड, गुड गुड, अच्छा, वेल वेल, और इसी वर्ड से बना यूफोरिया। यूफोरिया हो या यूफोरिक हो, दोनों का मतलब सेम ही है, बट यूफोरिक इज एन एडजेक्टिव और यूफोरिया इज अ नाउन। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, और ये खुश, ठीक है। तो इसी वर्ड से लिख लो यूफोरिक। यूफोरिक मतलब आपके लाइफ में सब चीज गुड गुड चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू फील यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब भी है खुश। और एक्सटेटिक भी याद करो, एक्सटेटिक का निमोनिक कैसे बनाओगे? प्लीज लॉन्च इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यस, 12,000 वोकैबुलरी याद है मैम, बहुत अच्छी बात है। अगर याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ, एक्सटेटिक का कुछ निमोनिक बनाओ। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का निमोनिक बनाइए। अलग से एडिटोरियल पढ़ने की राजगुप्ता जरूरत है ही नहीं। क्या ये एडिटोरियल में कुछ अलग से मार्स या वीनस या मर्क्यूरी से वर्ड नहीं लाएंगे ना? यही सब वर्ड आपको एडिटोरियल में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपना काम आसान कर रहे हैं। एडिटोरियल पढ़ते रहोगे ना, वर्ड कलेक्ट करोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप इतने सारे वर्ड्स ये पहले पढ़ो, यही सारे वर्ड्स आपको एडिटोरियल में भी मिलेगा। यही सारे वर्ड्स एडिटोरियल में ही मिलेगा भाई। अपने से एडिटोरियल पढ़ के अभी टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, एक्सटेटिक है, एक्सटेटिक है। एक्सटेटिक मतलब, एक्सटेटिक है मतलब बहुत एक्साइटेड है, किसी चीज को लेकर बहुत एक्सटेटिक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड है मतलब खुश है, खुश है। आ जाएगा विपिन, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन भी आ जाए। एक स्टेट में होना, एक्सटेटिक। स्टैटिक्स पढ़कर खुशी मिलती है, अच्छा, स्टैटिक पढ़कर खुशी मिलती है, स्टैटिस्टिक्स पढ़कर खुशी मिलती है। हाँ, जोकोज, जोकोज इज जोकर। जोकर आपको हमेशा हंसाते रहता है। अच्छा, एक्सटेटिक। एस्केलेटर, एस्केलेटर इज स्वचालित सीढ़ियां। एस्केलेटर पे चढ़कर खुश हो गया, वेरी गुड। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको रिवीजन करिए। वर्ड पावर रिवाइज करने का एक ही तरीका है, दैट इज एवरीडे रिवीजन। टेंशन में नहीं, टेंशन में नहीं है, एवरीडे रिवीजन करना है, आपका हो जाएगा, छोड़ना नहीं। बॉइंट, बॉइंट का मतलब होता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब होता है, नहीं, यूफोनिक अलग है। देखो, यूफोनिक, यूफोनिक अलग वर्ड है, इसको मैं रूट में करवाऊं। यूफोनिक, फोन, फोन का मतलब है आवाज, आवाज, साउंड। और यू का मतलब होता है गुड। अभी यू का मतलब गुड बताया ना, तो अच्छी आवाज। अच्छी आवाज मतलब बहुत प्लेजेंट आवाज, बहुत सुरीला आवाज, बहुत प्लेजेंट, ठीक है, बहुत सुरीला, जिसको हम बोलते हैं ना मेलीफ्लुअस। मेली का मतलब होता है शहद, शहद की मतलब शहद इज हनी, हनी इज वेरी स्वीट, तो मेलीफ्लुअस मतलब वेरी स्वीट वॉइस। इसको अलग से करवाऊंगी, वेरी डल सेट, वो अलग है, अलग वर्ड। यूथेनेशिया अलग होता है, यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु। यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, जो लोग बहुत पेन में होते हैं उसको इच्छा मृत्यु दी जाती है। ग्लूकोज, ग्लूकोज पीने से एनर्जी आ गई, चलो अच्छी बात है, ग्लूकोज पिया, एनर्जी आ गई। वो का मतलब होता है भूपेंद्र, वो का मतलब होता है दुख, दुख, वो तो दुख से रिलेटेड है, दुखी है। मर्सी किलिंग बोलते हैं, यस। चलो अब आज बहुत वर्ड पावर हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। एक बार बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि बार बार, एक बार आपका बस आज या कल तक में आपके मेल पे टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मैं एक ही बार सारा वर्ड्स डाल दूंगी, ठीक है। पहले तो मुझे एक बार देख लेना है कि सबके पास पहुंच गया है कि नहीं। एक बार सबके पास पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं फिर आपको सारा मेल करना शुरू कर दूंगी। चलो वर्ब पे आओ। कल लास्ट क्लास मैंने बोला था हम लोग टू बी वर्ब्स करेंगे, अब ध्यान से सुनोगे, कमेंट वगैरह सब बंद रखोगे।
टू बी वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। अभी कमेंट नहीं करोगे, सिर्फ चुपचाप सुनोगे। इतना तक हमने कर लिया था। ओके, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, अभी ध्यान से सुनोगे। ओके, सी टू बी वर्ब्स ये है क्या एग्जैक्टली ये है क्या, और इसका नाम टू बी क्यों बोला है? इसको कई बार टू बी ना बोल के ना, ये वर्ब का, जैसे मैंने आपको करवाया था V1, मैंने आपको करवाया था अच्छा यहीं पे बताती, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। ये V1 क्या होता है, एक बार रिपीट करिए, व्हाट इज V1? V1 किसको बोलते हैं, एक बार बताइए, व्हाट इज V1? V1 लास्ट क्लास आपको बताया है, व्हाट इज V1? V1 बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। V1 इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट और V5 इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट, दोनों सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, V1 भी सिंपल प्रेजेंट है और V5 भी सिंपल प्रेजेंट है। कई बुक्स में देखोगे ना, वो V5 मानते ही नहीं, V5 और V1 को एक जगह लिख देते, दोनों सेम ही होता है, लेकिन सेम नहीं है तो दोनों प्रेजेंट, बट ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है, ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है। और जो V5 होता है ना, वो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर होता है। जैसे मैंने V1 में गो लगा दिया, गो प्रेजेंट टेंस है, दे के साथ गो लगाते हैं, दे प्लूरल है तो गो भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल है, तो ये जो गो है प्रेजेंट टेंस में है, प्लूरल है, बट V5 क्या है, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर। और V2 क्या हो गया गो का, V2 इज पास्ट टेंस, क्या हो गया, वेंट। और V3 क्या हो गया, परफेक्ट टेंस, गॉन। और V4 क्या हो गया, वर्ब का ING फॉर्म, दैट इज गोइंग। ये हमने लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस कर लिया था। अब इसी का हम चलो, ये किसके फॉर्म्स है, ये सारे वर्ब्स किसके फॉर्म है, गो के फॉर्म्स है। ये जो मैंने गो, वेंट, गॉन लिखा है, ये गो का फॉर्म्स है, गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, ये जो मैंने V1, V2, V3, V4 करवाया, सब गो का फॉर्म्स करवाए। अब V1, V2, अब बी फॉर्म्स क्या होता है बताती हूँ। टू बी भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, टू नहीं भी लिखा, बी फॉर्म्स, वर्ब का बी फॉर्म्स क्या होता है, यहाँ बच्चों का कंफ्यूजन है। सबसे पहले याद रखोगे, बी फॉर्म्स, बी के कितने फॉर्म्स है, बी के कुल मिला के 8 फॉर्म्स है। ठीक है, 8 फॉर्म्स है। कौन कौन सा? बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब किसको बोलते हैं, पहले ये समझना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर बी, बीइंग और बी। ओके, हाँ ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब के बी फॉर्म्स को किसको बोलते हैं, जैसे मैंने गो का फॉर्म्स बताया ना आपको, गो का गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग। राइट का फॉर्म्स, अगर कोई पूछे कि राइट का फॉर्म्स बताओ, राइट का फॉर्म्स क्या होगा, राइट, एक राइट्स भी होगा, एक रोट भी होगा, एक रिटन भी होगा और एक राइटिंग भी होगा। उसी तरह बी फॉर्म्स जो होते हैं ना, जो वर्ब का बी फॉर्म्स है, वो कुल मिला के 8 बी फॉर्म्स है। व्हाट आर द बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हमारा 5 हो गया, 6, 7, 8। दीज आर द बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये जो बी फॉर्म्स है, ये स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब? 8 बी फॉर्म्स है, ये स्टेटिव होता है? नहीं, हैज हैव नहीं आता है राजेश, हैज हैव नहीं आता है। बी फॉर्म्स में से बस 8 ही है, हैज हैव हैड इसमें नहीं आए। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम टू योर माइंड, स्लाइड नहीं डाला, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम टू योर माइंड कि ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स है, वर्ब का बी के कितने फॉर्म्स है? बी के 8 फॉर्म्स, 8 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और बी का 8 फॉर्म्स क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये एक हो गया, और एक हो गया बी, बी तो खुद एक फॉर्म ही है इसका, और एक है बी और एक है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये वर्ब का बी फॉर्म्स है,
ये स्टेटिव वर्ब होता है या एक्शन वर्ब, ये दोनों बताता है। ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स होता है ये स्टेटिव वर्ब भी होता है, ये एक्शन भी होता है। इफ आई राइट ही इज गुड एंड देन आई राइट ही इज बिजी, सॉरी ही इज राइटिंग, नाउ टेल मी, देखो यहां भी इज है और यहां भी इज है, यहां भी इज है। नाउ टेल मी कि पहला वाला इज स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है? पहला वाला इज एक्शन है या स्टेटिव है? पहले मुझे बताना है कि बी फॉर्म्स होता क्या है, इसके बारे में और क्या क्या चीज सीखना है, और इससे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। बी फॉर्म्स 8 बता दिया, बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, और बी फॉर्म स्टेटिव भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। पहला वाला इज क्या बता रहा है? पहला वाला इज स्टेटिव है, स्टेटिव है, ही इज गुड, वो अच्छा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ही की स्टेट बताई जा रही है, ही अच्छा है, तो यहाँ इज स्टेटिव वर्ब है। यहाँ वर्ब का जो बी फॉर्म इज है ना, स्टेटिव वर्ब है, और यहाँ का इज क्या है? यहाँ का ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, तो यहाँ का इज आपको सपोर्ट, ये एक्शन है, एक्शन है। तो बी फॉर्म एक्शन वर्ब भी हो सकता है, स्टेटिव भी हो सकता है। और दूसरा चीज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो वर्ब का बी फॉर्म है, ये जो वर्ब का बी फॉर्म है, ये मेन वर्ब होता है, ये बी फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा या ऑक्सिलरी का? ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ये किसका काम करेगा? वर्ब का बी फॉर्म्स ऑक्सिलरी का काम करेगा या हेल्पिंग का? बोथ दोनों का काम करेगा। ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। पहला वाला सेंटेंस में मेन था और दूसरा में ऑक्सिलरी था। पहला वाला सेंटेंस में एक ही वर्ब था ना, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, दो चीजें आपने सीखी यहाँ पे, यहाँ का इज मेन वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इट इज अ मेन वर्ब एंड इट्स एक्टिंग एज अ स्टेटिव वर्ब, एंड द सेकेंड इज इट्स नॉट अ मेन वर्ब, इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट इज डिनोटिंग एक्शन। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो बी फॉर्म्स है ये ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, ये मेन का भी काम कर सकता है, ये स्टेटिव वर्ब का भी काम कर सकता है, ये एक्शन भी बता सकता है, एक्शन भी, यस। ओके, अब आगे बढ़े, एक बार मुझे बता दो, इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम, और क्या क्या इसके बारे में सीखना है? इज इट क्लियर? पहले एक बार, यस। चलो अब नेक्स्ट में हमें क्या सीखना है? इसको मैं रब कर रही हूं, क्लियर? ओके, चलो, ऑल क्लियर। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, ये जो इज है, इज एम आर, इज एम आर वॉज वर, ठीक है? दे कैन एक्ट, दे कैन, ऑल दीज आर बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और दे कैन एक्ट एज ऑक्सिलरी ऑल्सो, और दे कैन एक्ट एज मेन वर्ब ऑल्सो। कहाँ से क्वेश्चन आता है बता रही है, ऑक्सिलरी का काम भी कर सकता है, मेन वर्ब का। जैसे मैंने लिख दिया ही वॉज रीडिंग, ये तो वर्ब का बी फॉर्म है, वर्ब का बी फॉर्म है, और ये यहाँ पर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, और यहाँ पे एक्शन बता रहा है, एंड देन मैंने लिखा ही वॉज इल, इल तो एडजेक्टिव है ना, उसकी विशेषता बता रहा है, और यहाँ एक ही वर्ब है, यहाँ का वॉज मेन वर्ब है, और यहाँ का स्टेट बता रहा है। तो वॉज मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, यहाँ एक्शन बता रहा है, और यहाँ मेन, ठीक है? यहाँ मेन वर्ब है, स्टेट बता रहा है। तो दिस कैन बी फॉर्म्स में ना, ये पांचों फॉर्म्स, ये ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, ठीक है? लेकिन ये जो बी और बीन है, बी और बीन जो है, मैं अभी बीइंग बाद में काम बताऊंगी, क्योंकि ये बीइंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब तो होता है, बट कभी एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ो। अब मुझे बताओ
कि ये सब सेंटेंस में ना इज एम आर बगैर मेन वर्ब का भी आ सकता है, बगैर मेन वर्ब का भी आ सकता है, सॉरी बगैर ऑक्सिलरी का भी आ सकता है, एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है। बट ये जो है ना, ये दोनों वर्ब ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, दे कैन नेवर एक्ट एज मेन वर्ब। इसको हमेशा किसी ना किसी सहारे की जरूरत है। मैंने लिख दिया, देखो मैंने ऐसे लिख दिया, ही बी प्रेजेंट, और मैंने लिखा ही बी का ही फॉर्म है और ही इज प्रेजेंट। ये सेंटेंस तो करेक्ट है, क्योंकि इज एम आर है ना, इज एम आर को कभी कभी मेन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद ही मेन वर्ब हो जाता है। यहाँ पे इज मेन वर्ब है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में। बट क्या पहला वाला सेंटेंस सही है, ही बी प्रेजेंट? ये सब ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, बट ये तो हमेशा, इसको हमेशा एक हेल्प की जरूरत है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करे, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी मैं बता रही हूँ, सेंटेंस से बता रही हूँ। ये गलत है, ही बी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि बी वर्ब कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बी वर्ब अकेले कभी आ ही नहीं सकता है, बी वर्ब को किसी के सहारे की जरूरत है। आपको लगाना होगा ही विल बी प्रेजेंट या ही शुड बी प्रेजेंट, कुछ ना कुछ ऑक्सिलरी चाहिए, उसके बाद ही बी आ सकता है। ही कुछ ना कुछ चाहिए, हाँ कुछ ना कुछ चाहिए, ही विल बी प्रेजेंट। उसी तरह बीन को, ही बीन टू इंग्लैंड, ही बीन टू इंग्लैंड, क्या ये सही है? बीन वर्ड, बी और बीन वर्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इज एम आर तो इंडिपेंडेंटली आ जाएगा, बट बी और बीन इंडिपेंडेंटली नहीं आएगा, इसको भी किसी चीज के सहारे की जरूरत। ही हैज बीन या ही हैड बीन, कोई ऑक्सिलरी आएगा, उसके बाद ही बीन आएगा, उसके बाद ही बीन आएगा। यस मीनू, दिस इज बी और बीन, इट नेवर एक्ट्स एज अ मेन वर्ब। इज एम आर मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, ऑक्सिलरी का, बट बी और बीन कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, ये हमेशा ऑक्सिलरी का काम करेगा। हाँ नहीं, एक मिनट मैं बताती हूँ कैसे। इसको हमेशा एक ऑक्सिलरी का काम नहीं करेगा, इसको हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब की सहारे की जरूरत है। ओके, अब देखो, अभी मैं पढ़ा रही हूँ वर्ब, तो यहाँ से रोहित पूछ रहे हैं कि ऑफ और डबल एफ में क्या डिफरेंस। ये प्रेपोजिशन का एरर है, इसे मैं प्रेपोजिशन में समझाऊंगी। अभी रुको, अभी मुझे खत्म करने दो। पहले बताओ जो मैं बोलना चाह रही हूँ ये वो क्लियर हो रहा है? इज, पहले मुझे रिस्पॉन्ड करिए, हाँ रिस्पॉन्ड करिए मुझे पहले। आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से एक्सप्लेन करो। वर्ब का जो बी फॉर्म्स है, वर्ब का बी फॉर्म्स है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है और मेन वर्ब का भी, मैंने एग्जांपल में समझा दिया। ये ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, दोनों। बट ये जो वर्ब का बी और बीन फॉर्म है ना, बी और बीन फॉर्म है, ये सेंटेंस में कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ही तो एग्जिस्ट कर जाएगा, देखो ही इज इल, ही तो अकेला आ जा रहा है मेन वर्ब बन के, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये अकेला मेन वर्ब बन के आ जाएगा। लेकिन ही बी इल ये गलत है, क्योंकि बी वर्ड अकेला नहीं आएगा, बी वर्ड को किसी के सहारे की जरूरत है। ही विल बी इल, ही मस्ट बी इल, ही माइट बी इल, किसी ना किसी को सहारे, किसी ना किसी चीज के सहारे की जरूरत है। ओके, हाँ अभी बता रही हूँ, किसी न किसी के सहारे की जरूरत है, इसको सहारे की जरूरत, इसको किसके सहारे की जरूरत है, इसको किसी के, इसको एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। ओके, इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, यहाँ बी था ना, इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तभी ये मीनिंगफुल सेंस देगा, मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ ना कि ये ऑक्सिलरी होता है, ये ऑक्सिलरी नहीं होता है, ये मेन होता है। लेकिन मेन वर्ब में भी ये अकेला कभी नहीं आ सकता है, इसको हमेशा एक ऑक्सिलरी के सहारे की जरूरत होती है। ये देखो, ही हैज बीन टू इंग्लैंड। अब बताओ कि ये बीन क्या है, और मैंने लिखा ही बीन टू इंग्लैंड। चलो बताओ, हाँ फिर ये मेन वर्ब बन जाएगा। चलो बताओ, ही हैज बीन टू इंग्लैंड कौन वाला सही है?
ये गलत है ना, ही बीन टू इंग्लैंड, क्योंकि बीन वर्ड कभी अकेला आएगा ही नहीं। बीन वर्ड को हमेशा एक ऑक्सिलरी की जरूरत है, ऑक्सिलरी की जरूरत है, ऑक्सिलरी की जरूरत है। फर्स्ट वाला सही है। हाँ, इज एमआर अकेला आ सकता है, बट बी और बीन अकेला नहीं आएगा, बी और बीन अकेला नहीं आएगा, इसको एक ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही आएगा। इसका मतलब है कि बी और बीन वाक्य में हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा, बी और बीन वाक्य में हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा। ओके, ओके ओके, चलो। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो बोला कि बी और बीन को हमेशा एक ऑक्सिलरी की सहारे की जरूरत पड़ती है, बट हम क्यों ऐसा बोलते हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अब बताओ कि यहाँ बी क्या है, बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बी क्या है, बी मेन वर्ब है, बी मेन वर्ब है। और आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि बी वर्ब कभी भी अपने आप अकेला नहीं आएगा, बी वर्ब को किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर मैं ऐसा लिखती, यू बी केयरफुल, ये गलत है, ये गलत है, बट दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ बी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट यहाँ बी को सहारे की जरूरत है। कुछ लगा दो, यू शुड बी केयरफुल, यू विल बी केयरफुल, बिकॉज ऐसे तो बी वर्ब कभी अकेला नहीं आता है, बट कभी कभी बी वर्ब अकेला आ भी जाता है। कैसा सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, वैसा सेंटेंस जहां पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे, ठीक है, जहां पे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे आप किसी को सजेशन दे रहे, तो उसको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में बी वर्ब अकेला आ सकता है। जैसे मैंने बोला बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहो, सजेशन दे रही हूं मैं, तो बी वर्ब कहाँ, कमांड वगैरह में आ सकता है। यस, सजेशंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जनरली हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब आता है। बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट से नहीं शुरू होता है, जो वर्ब से शुरू होता है। देखो बी ऑनेस्ट, ये इंपेरेटिव है, बी केयरफुल। अगर मैंने लिखा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। हेल्प द पुअर आपको सजेशन दे रही हूं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, बट नॉर्मल सेंटेंस पे पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। डू सब्सक्राइब, हाँ, यस, वर्ब से स्टार्ट होता है, वेरी गुड। गो देयर, बी केयरफुल, यस। Come here, being human, shut your mouth. चलो, keep quiet नहीं होता है, keep quiet कहाँ से होता है, ये गलत है। It's not keep quiet, it's keep quiet, quiet नहीं होता है, quiet, keep quiet नहीं होता कि हाँ, keep quiet मतलब शांत रहो, शांत। ये quiet अलग वर्ड है। क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक। मैंने बोला आई एम क्वाइट राइट, आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल मतलब मैं काफी हद तक ठीक हूं। ओके, लेकिन बीन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है, बीन से सेंटेंस कभी नहीं शुरू होता है। बी से तो शुरू कर सकते हो, बट बीन से नहीं कर सकते हो। मैंने लिख दिया बी केयरफुल, बी वर्ड से सेंटेंस शुरू हो सकता है। बी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस में, बट बीन तो कभी हो ही नहीं सकता। बीन से सेंटेंस शुरू हो गए, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, बी ऑनेस्ट। तो अभी आपने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। और जो जो मैं पूछूंगी बस वही बताओ। ये जो वर्ब के बी फॉर्म्स है, वर्ब के बी फॉर्म्स के बारे में आपने अभी 3 चीज सीखा। वर्ब के कितने बी फॉर्म्स है, 8 है, 8। इज, एम, आर, वॉज, वर, और एक है बी, बीन और बीन। और नेक्स्ट चीज क्या सीखा इसके बारे में, ये स्टेटिव भी हो सकता है,
और ये एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये हेल्पिंग भी हो सकता है, सहायक क्रिया भी हो सकता है, और मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इज एम आर सेंटेंस में बिना हेल्प के भी आ सकता है मेन वर्ब बन के, बट बी और बीन कभी भी सेंटेंस में बिना हेल्प के नहीं आएगा, इसको किसी न किसी ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन बी वर्ड कभी कभी अकेला भी आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, imperative, okay, yes, imperative, okay. Now let us be brave. नेक्स्ट वाला चलो, अब हमें आगे क्या पढ़ना है। इतना दूर क्लियर है, एक बार मुझे बताइए, इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है, सो दैट वी मूव अहेड। बताओ। ओके चलिए, हाँ अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बारे में और क्या क्या चीज सीखना है। ओके, V1, V2, V3, V4, V5। अब ये जो इज एम आर है, अब इसका फॉर्म्स देखना है। अभी मैंने क्या बताया था, V1 क्या होता है, V1 इज प्रेजेंट टेंस, V1 इज प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, सॉरी प्रेजेंट टेंस प्लूरल, और V5 इज प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, ठीक है। अब जो मैंने आपको इज एम आर वॉज वर बताया, इसमें से प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस है, आर भी प्रेजेंट टेंस है और इज एम भी प्रेजेंट टेंस है, बट ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है और ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है। तो प्लूरल में आ जाएगा आर, V1 में हमारा आर आ जाएगा और V5 में इज एम आ जाएगा। इसको हम प्रेजेंट टेंस सिंगुलर बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर बोलते हैं, यस। ओके, हाँ पूछिए क्या डाउट है। अभी मैंने आपको बताया है ना कि अभी मैं बीइंग को डील नहीं करूंगी, बीइंग इल आई कुडंट गो टू हॉस्पिटल। अभी मैंने बोला कि बीइंग को छोड़ दीजिए, बीइंग को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि यहाँ का बीइंग वर्ब का काम कर ही नहीं रहा है। ओके, इसीलिए मैंने अभी आपको कंफ्यूज नहीं किया। यहाँ का बीइंग वर्ब का काम कर ही नहीं रहा है, यहाँ का बीइंग पार्टिसिपल का काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल का भी काम करता है, इसलिए आईएनजी वाला भी मैंने छोड़ के रखा है। इसीलिए मैंने छोड़ के रखा है। वर्ब का आपको बहुत सारे शीट्स मिलने वाले हैं, वर्ब का आपको बहुत लेवल का शीट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो चलो इज एम आर ये हमारा V1 हो गया और ये V5 हो गया। और V2 क्या होता है, V2 इज पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में क्या आ रहा है, वॉज और वर। और V3 क्या होता है, V3 इज परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में बीन आ जाएगा। और V4 क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म में बीइंग आएगा, ठीक है। ये बीइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी कभी पार्टिसिपल का काम भी करता है और कभी कभी जीरेंड का भी काम करता है, वो हम बाद में करेंगे। Yes, verb plays a very vital role. Wherever you go, na, you will have verb. Okay. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अभी हमने वर्ब टू बी का पोस्टमार्टम कर लिया, स्टेट और वो सब बताया, और टू बी का फॉर्म्स भी देख लिया। इज एम आर V1 V5 में हो गया, आर V5 ये हो गया, और ये क्या हो गया, बीन, और ये बीन। अच्छा, ये मैंने अभी बी छोड़ा, ये बी कौन सा फॉर्म है, ये बी कौन सा फॉर्म, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक छोड़ा हुआ है। टू बी केयरफुल कोई सेंटेंस है ही नहीं सुमित, टू बी केयरफुल ये तो सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। टू बी केयरफुल इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, पूरा सेंटेंस बनाना होगा ना। बताओ ये बी कौन सा फॉर्म है, ये V1 V2 V3 V5 में से, हाँ ये भी V1 ही है, उसीलिए तो मैंने लिखा था ना बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स का मतलब होता है जो मेन फॉर्म है इसका बी,
बी का मतलब होता है रूट फॉर्म, रूट, और रूट फॉर्म इसका V1 ही है, ये भी V1 ही है, V1 ही है, बेस फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म V1 है, ये भी V1 ही, इसको हम रूट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये जो बीन है ना, ये बीन बी फॉर्म ही है, बी फॉर्म ही है, वर्ब बी का ही फॉर्म है बीन, और कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और आप स्टूडेंट्स को पता है कि हैज हैव हैड के बाद थर्ड ही फॉर्म आता है, ही हैज बीन इल। अब ये बताओ, ये बीन ऑक्सिलरी है कि मेन है, ऑक्सिलरी है कि मेन है? मेन है, मेन है। यहाँ पे ऑक्सिलरी कौन सा है, हैज ऑक्सिलरी है, हैज ऑक्सिलरी है, और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ही हैज बीन इल, 2 दिनों से बीमार है। और ये इल क्या है, व्हाट इज इल, व्हाट इज इल? इल नाउन नहीं है, इल एडजेक्टिव है, इल नाउन नहीं है भाई, इल, इलनेस नाउन है, इलनेस, इलनेस, इलनेस का मतलब है बीमारी, बीमारी, बीमारी नाउन है, बीमारी नाउन है। इल इज बीमार, इल इज एडजेक्टिव, ही हैज बीन इल, वो बीमार है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। और यहाँ 2 ही वर्ब है, एक हैज वर्ब है और एक बीन वर्ब है, 2 ही वर्ब है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है, और हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है। तो बीन, जैसे कि मैंने बताया, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ऑक्सिलरी का, सॉरी, यहाँ मेन का काम कर रहा है, मेन वर्ब का। अब नेक्स्ट सेंटेंस मुझे बताओगे, नेक्स्ट सेंटेंस बताओगे, यहाँ तो बीन मेन वर्ब का काम कर रहा है। व्हाट इज बीन, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days। यहाँ पे बीन क्या बता रहा है, ये बीन ऑक्सिलरी है कि मेन है? यहाँ पे बीन ऑक्सिलरी है, हाँ, ये दोनों ऑक्सिलरी है, ये दोनों ऑक्सिलरी है, क्योंकि मेन वर्ब ये हो गया, वर्किंग अब मेन वर्ब हो गया, ये वर्किंग मेन वर्ब हो गया, तो ये अब पूरा ऑक्सिलरी हो गया। बस मुझे आपको यही बताना था ना कि बीन वर्ब जो है ये ऑक्सिलरी का काम भी कर सकता है, हाँ, ऑक्सिलरी का काम भी कर सकता है और मेन का काम भी कर सकता है। यहाँ ऑक्सिलरी है और यहाँ पे मेन था, और यहाँ का बीन क्या बता रहा है, ही हैज बीन इल, 2 दिन से बीमार रह चुका है। यहाँ का बीन स्टेट बता रहा है, क्योंकि बीन स्टेट भी बता सकता है, और ही हैज बीन वर्किंग, वर्क किया जा रहा है उसके द्वारा, यहाँ एक्शन बता रहा है, यहाँ एक्शन बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 चीज सीखा कि बीन ऑक्सिलरी भी हो सकता है, बीन मेन भी हो सकता है, और बीन बी फॉर्म वर्ब है, और बी फॉर्म वर्ब एक्शन भी बताता है और स्टेट भी बताता है, स्टेट भी बताता है। नेक्स्ट वाला बताओ, ही वॉज एब्सेंट। यहाँ का ये भी वर्ब का बी फॉर्म है, यहाँ वर्ब का बी फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ वर्ब का बी फॉर्म ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, और यहाँ स्टेट बता रहा है और यहाँ एक्शन बता रहा है, यहाँ एक्शन बता रहा है। यहाँ भी वर्ब का बीइंग फॉर्म, ये वर्ब का बीइंग फॉर्म कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, बस मुझे यहाँ एक्शन और स्टेट बताना। बीइंग इल, बीमार होने की वजह से काम नहीं कर पाया, तो यहाँ वर्ब का बीइंग फॉर्म इज डिनोटिंग व्हाट, स्टेट। और यहाँ ही वॉज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो यहाँ बीइंग इज डिनोटिंग एक्शन, यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रहा है, एक्शन, यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है। ओके, वही चीज मैं बताना चाह रही है ना कि बी, बीइंग और बीइंग ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, ऑक्सिलरी भी काम कर सकता है, दोनों का काम कर सकता है। वही चीज तो आगे आगे आपको मैं बताते जा रही हूँ, वही चीज मैं आगे आपको बताते जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको इसके पहले स्लाइड में क्या बताया कि बी और बीइंग कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा, इसको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है,
तो सहारे की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सिलरी होगा और बाद वाला मेन वर्ब आएगा। बी और बीन मेन वर्ब की काम करेगा। बट कभी कभी बी और बीन मेन वर्ब के अलावा ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है। बट मैम हैज V3, हैज के साथ V3 लगा है ना, देखो हैज के साथ तुरंत बाद तो V3 लगा हुआ है, यहां भी हैज के बाद V3 लगा हुआ है। V3 तो लगा ही है, V3 लगा है। यस, याद रखना है हैज के साथ तो V3 लगता है। अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने क्या सीखा कि ये जो वर्ब का बी और बीन फॉर्म से, ये जरूरी नहीं है कि ये मेन वर्ब का ही काम करेगा, ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, दोनों का काम कर सकता है, दोनों का काम कर सकता है। ओके, ये देखिए ही हैज बीन एब्सेंट और ही हैज बीन गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई। देखो यहाँ पे बीन किसका काम कर रहा है? एब्सेंट तो एडजेक्टिव है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ ऑक्सिलरी का काम करे, ऑक्सिलरी का। बस ये ध्यान रखना है कि बीन ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, बट बिना किसी सहारे के नहीं आएगा, उसके पहले कोई ना कोई चाहिए, एक ऑक्सिलरी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी चाहिए, यहाँ पे बीन को एक चाहिए होगा, बट यहाँ खुद बीन भी ऑक्सिलरी हो गया क्योंकि आगे जाके गिवन मेन वर्ब हो गया, गिवन मेन वर्ब हो। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है और कहाँ ऑक्सिलरी का। बी और बीन बहुत कंफ्यूज करता है, कई बार मैंने सेंटेंस में देखा है। ही ऐसा लगा देंगे, ही बी प्रेजेंट, ऐसा लगा देंगे। देखो ऐसा सेंटेंस देंगे, ही बी अलाउड टू गो। ये गलत है क्योंकि बी वर्ड एक नॉर्मल सेंटेंस में, ये तो इंपेरेटिव नहीं है ना, इंपेरेटिव नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब आना है। नॉर्मल सेंटेंस में बी तो कभी अकेले आएगा ही नहीं, उसको एक ना एक सहारे की जरूरत है। ही विल बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड, कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन अगर मैंने लिख दिया बी ऑनेस्ट, तो ये तो इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव में तो आ सकता है, नॉर्मल सेंटेंस में बी अकेला नहीं आएगा, कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ेगी। 5 और 6 में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? फाइव और सिक्स में ऑक्सिलरी वर्ब ये है, कुड नॉट। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं और ये मेन वर्ब, और यहाँ पे देखो ये टेकन, यहाँ पे टेकन मेन वर्ब है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऑक्सिलरी है। मेन वर्ब के पहले जो आ गया वो ऑक्सिलरी है। ओके, 3, अच्छा चलो मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस चीज को, क्योंकि इस चीज में हर बैच में देखती हूँ बच्चे, अगर आपका डाउट आ रहा है इसका मतलब अच्छी बात है, आप समझने की कोशिश करते हो। अभी मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओगे आप मुझे, बस उसके बाद सब चीज क्लियर हो जाए। अभी आप मुझे पहला बताओ कि ये जो बी है, बीन और बीइंग है, बस इतना बताना, इसके बारे में हम देखेंगे। ये ऑक्सिलरी का काम करेगा या मेन? बस ये बताओ, ये ऑक्सिलरी का काम करेगा या मेन का? फ्रेज नहीं है। पहले मुझे ये बताइए, उसके बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा। ये ऑक्सिलरी का काम करेगा या मेन का? दोनों का, वेरी गुड, दोनों का काम करे। ये ऑक्सिलरी का भी काम करता है और मेन वर्ब का। ठीक है, अब बताओ कि ये स्टेट बताएगा या स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब? बताओ, स्टेटिव वर्ब है या एक्शन? दोनों। ये जो इज एम आर की तरह ना, ये भी स्टेटिव भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है और ये मेन भी हो सकता है।
ऑक्सिलरी और मेन दोनों हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे बीन किसका काम कर रहा है, फटाफट बताओ, यहाँ पे बीन किसका काम कर रहा है? दोनों हो सकता है। यहाँ पे बीन किसका काम कर रहा है? बीन, बीन, यहाँ भी बीन लगाया, यहाँ भी बीन लगा, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। और ये बीन कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, और मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि हैज तो ऑक्सिलरी है, और ऑक्सिलरी हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम। और यहाँ बीन किसका काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ का मेन वर्ब वॉकिंग है, यहाँ का मेन वर्ब वॉकिंग है, वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग है, ठीक है। तो ये बीन ऑक्सिलरी हो गया, ऑक्सिलरी। तो बीन ऑक्सिलरी भी हो सकता है, बीन मेन भी हो सकता है, ऑक्सिलरी और मेन दोनों हो सकता है। और यहाँ का बीन एक्शन बता रहा है, और यहाँ का बीन स्टेट बता रहा है। अगर मैं ऐसा लिखती, ये देखो, अगर ऐसा लिख देती, ही बीन वर्किंग, ही बीन वर्किंग, क्या ये सही होता? गलत होता ना। अभी मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल सेंटेंस में बी और बीन, एक नॉर्मल सेंटेंस में बी और बीन बिना किसी हेल्प के आ ही नहीं सकता है। देखो यहाँ बीन के पहले कुछ नहीं है, ये बिना हेल्प के आ रहा है, तो ये गलत है। ही बीन वर्किंग नहीं होगा, ही अकेला नहीं आ सकता है, बीन, ही हैज बीन वर्किंग, हैज हैव हैड कुछ लगाओगे तभी सेंटेंस का सेंस क्लियर होगा, बीन कभी अकेले नहीं आए। अगर मैं ऐसा लिख देती, ही बी वर्किंग, नॉर्मल सेंटेंस में बी और बीन अकेला नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसके पहले आएगा। ही विल बी वर्किंग, कुछ ना कुछ ऑक्सिलरी चाहिए, ही हैज बीन वर्किंग, हाँ उसको सपोर्ट चाहिए। बी और बीन को नॉर्मल सेंटेंस में सपोर्ट चाहिए, और कभी कभी बी को सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। कौन से सेंटेंस में? इम्पेरेटिव में, इम्पेरेटिव, बी केयरफुल, बी ऑनेस्ट, बी क्विक, वो सब में नहीं आएगा। वर्किंग मेन वर्ब है, यहाँ वर्किंग इज मेन वर्ब। और अब ये ऑक्सिलरी हो गया, यहाँ का बीन ऑक्सिलरी है, बीन ऑक्सिलरी भी होता है, बीन मेन भी होता है। बीन कभी कभी स्टेट भी बताता है, बीन कभी कभी एक्शन भी बताता है। ओके, ही हैड वर्कड क्यों ला रहे हो? ही हैड वर्कड का मतलब है ऑलरेडी वर्क कर चुका। अभी हम बात कर रहे हैं बी और बीइंग की, तो सेंटेंस में बी और बीइंग लाना जरूरी है ना। ओके, ईलिंग कहां से होगा? खेमरा जब भी आपको उठाकर फेंकूंगी मैं, ईलिंग वर्ड होता है, इल एडजेक्टिव है, इल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का आईएनजी फॉर्म होता है। आईएनजी फॉर्म तो वर्ब का होता है, आईएनजी वर्ब। हाँ, ललित सेज कि नाउ इट्स क्लियर, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको बोला था कि बी वर्ब्स में मुझे पूरा एक क्लास लग जाता है, और एक बार में मुझे ये भी पता होता है कि एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अच्छे से समझना। इलिंग नहीं होगा, इलिंग नहीं होगा। यस, ही हैज वर्कड, ये तो टेंस में है, क्या पूछ दिया मनीषी। ही हैज वर्कड, वो काम कर चुका है, और ही हैज बीन वर्किंग, उसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो तो आपने टेंस ही बदल दिया। इलिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, ही वॉज एब्सेंट, यहाँ का ये भी टू बी वर्ब्स है, टू बी वर्ब में वॉज भी तो आता है, यहाँ का वॉज ऑक्सिलरी है, सॉरी यहाँ का वॉज मेन वर्ब है, क्योंकि एब्सेंट एडजेक्टिव है। एब्सेंट में कोई क्रिया नहीं हो रही है कि आप इसको वर्ब बना लोगे, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। बट ही वॉज वर्किंग में दो वर्ब है, ये मेन है डूइंग, और ये ऑक्सिलरी है, तो वॉज ऑक्सिलरी भी हो सकता है, वॉज मेन वर्ब भी हो सकता है। यहाँ का वॉज स्टेट बता रहा है, और यहाँ वॉज में कोई क्रिया हो रही है, ही वॉज डूइंग, तो यहाँ का वॉज एक्शन बता रहा है, एक्शन, 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 एक्शन। नेक्स्ट, बीइंग इल। पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? बीइंग इल, बीमार होने की वजह से वो नहीं आ पाया, तो यहाँ भी तो बीइंग से स्टेट बताया जा रहा है, और यहाँ बीइंग से क्या बताया जा रहा है? यहाँ बीइंग से क्या बताया जा रहा है? ही इज बीइंग टेकन, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था, इसमें एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, इसका मतलब है ये वर्ब है, और यहाँ का बीइंग ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी,
क्योंकि मेन वर्ब टेकन है, यहाँ का बीन इज ऑक्सिलरी, ये एक्शन हो रहा है, एक्शन एक्शन एक्शन, यस। और यहाँ बीन हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ का बीन तो वर्ब है ही नहीं, यहाँ का बीन तो वर्ब था। क्यों वर्ब था? उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, एक्शन हो रहा है, बट यहाँ का बीन में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये मैं बाद में बताऊंगी, ये वर्ब है ही नहीं, ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, इसको हम पार्टिसिपल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ा जाए। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ में नाउन नहीं है, बीइंग एल होने की वजह से इसको हम पार्टिसिपल में पढ़ेंगे। ओके, अब आगे बढ़ा जाए। बहुत हो गया बी, बीइंग, बीइंग। अभी नहीं, अभी नहीं। पार्टिसिपल क्या है अभी नहीं, पार्टिसिपल क्या है अभी नहीं, ये बाद में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये टू बी वर्ब से कैसे कैसे एरर आता है वो हम देख ले रहे हैं। टू बी वर्ब से कैसे कैसे, एक बार और रिवाइज करिएगा, एक बार और रिवाइज करिएगा, जहां दिक्कत होगी पूछिएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस टू बी वर्ब्स, ऑक्सिलरी के रूप में काम कर रहा है। अगर सेंटेंस में टू बी वर्ब्स जो है अगर ऑक्सिलरी के रूप में काम कर रहा है तो इज एम आर के बाद कौन सा फॉर्म आता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है आपका। इज एम आर के बाद कौन सा फॉर्म आएगा? इज एम आर के बाद ये सेंटेंस देखो, is, am, are, was, were। इसके बाद वाक्य में V4 भी आ सकता है। V4 मतलब ing, और V3 भी आ सकता है, लेकिन डिसाइड करना इज एम आर के बाद। अगर इज एम आर के बाद ये V4 V3 कब आएगा? इफ इन अ सेंटेंस इज एम आर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी, क्योंकि इज एम आर ऑक्सिलरी का भी काम करता है। अगर ये ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो या तो वो V4 होगा या तो V3 होगा। V3 कब होता है? जब सेंटेंस पैसिव में जाए, और V4 कब होगा? जब सेंटेंस एक्टिव में जाए। ना बी केयरफुल, फ्रेज नहीं होता है, ठीक है? फ्रेज नहीं होता है भाई, फ्रेज अलग वर्ड होता है, फ्रेज का कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता है। ओके, हाँ, लिखा मैंने ही वॉज राइटिंग अ बुक, और मैंने लिखा ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ही वॉज राइटिंग अ बुक और ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। यहाँ वॉज के साथ, यहाँ वॉज के बाद राइटिंग आया, राइटिंग V4 है, और यहाँ वॉज के साथ टेकन आया, टेक टू टेकन। यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आया और यहाँ वॉज के साथ V4 आया, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव देख लेना है आपको, एक्टिव और पैसिव देख लेना। ही वॉज राइटिंग अ बुक, वो एक बुक लिख रहा था, वो एक बुक लिख रहा था मीन्स द वर्क इज डन, द डूअर इज डूइंग द वर्क, द सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क। यहाँ ही खुद काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में तो ing लगता है। बट ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, ठीक है? ही वॉज टेकन, यहाँ ही डिड नॉट डू एनी वर्क, किसी और ने आके ही को हॉस्पिटल ले गए। ओके, यहाँ तो ही खुद काम कर रहा था तो एक्टिव है, बट ही वॉज टेकन, ही ने कोई काम नहीं किया, ही के साथ ही पर कोई काम हुआ, एन एक्शन बीइंग टेकन ऑन ही, कोई और आके ही को हॉस्पिटल ले गया गया, तो दिस सेंटेंस गोज पैसिव। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म और एक्टिव वॉइस में ing, एक्टिव वॉइस में ing। और बताओ यहाँ का वॉज क्या है? यहाँ का वॉज ऑक्सिलरी है कि मेन है? ऑक्सिलरी है कि मेन? अच्छा, बता रही हूँ, प्रमोद पूछ रहे हैं वॉज क्या है। यस, सेकंड में डूअर एक्टिव नहीं है तो सेंटेंस पैसिव है, पैसिव। ऑक्सिलरी है, पहला में ऑक्सिलरी है क्योंकि मेन वर्ब तो राइटिंग है, ये ऑक्सिलरी है, और दूसरे में भी ऑक्सिलरी है क्योंकि मेन वर्ब टेकन है। दोनों सेंटेंस में ऑक्सिलरी, दोनों सेंटेंस में ऑक्सिलरी है। यस,
बोथ द सेंटेंसेस ऑक्सिलरी है वो. यस. तो पहला में आपने क्या सीखा? इज एम आर ऑक्सिलरी भी इज एम आर एक्टिव वॉइस में आईएनजी और पैसिव वॉइस में V3. अब ये देखो, अभी रिसेंटली सीपीओ में ये क्वेश्चन आया हुआ है. सीपीओ में ये क्वेश्चन आया हुआ, आपको याद होगा मैंने बाइट का क्या बताया था? बाइट एक बताया था ना, बाइट. बाइट का मतलब है काटना, और इसका बोला था बिट. V2 बिट और V3 इज बीटन. बिटन ये बताया था. हाँ, ऑन द वे ही वॉज. ये देखो, ये एक ने बोला ही वॉज बीइंग ट्रबल्ड. अब ये याद रखो ना, यहाँ वॉज के बाद मैंने बोला था वॉज के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ गया तो वो V3 होगा. ये बीइंग मेन वर्ब नहीं है, बीइंग भी ऑक्सिलरी है. मेन वर्ब ये है, ही वॉज बीइंग ट्रबल्ड. मेन वर्ब ये है, तो ये V3 ही है, ये V3 ही है. इसको हम एक्टिव पैसिव में डिटेल में पढ़ेंगे. ही वॉज बीइंग ट्रबल्ड, उसको ट्रबल किया जा रहा था. अभी मैंने क्या बोला कि इज एम आर अगर ऑक्सिलरी का काम करेगा तो उसके बाद कोई भी मेन वर्ब आएगा वो तो V3 होगा या V4 होगा. वॉज के बाद जो बीइंग आ गया ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो ट्रबल्ड है. बीइंग भी यहाँ ऑक्सिलरी है, सब ऑक्सिलरी है. उसके बाद V3 आएगा. ओके, जिसका भी क्वेश्चन था. ऑन द वे ही वॉज bitted on his toe by a snake. First of all tell me this sentence is active or passive? ये एक्टिव है कि पैसिव है? वहां बीइंग मेन वर्ब है ही नहीं निकी, मेन वर्ब है ही नहीं. मैं मेन वर्ब की बात कर रही हूँ. जो मैं बोलती हूँ ना उसको ध्यान से सुना करो. इज एम आर के बाद अगर कोई मेन वर्ब आए तो आईएनजी या तो V3 का पैसिव में, आईएनजी का एक्टिव में. वो जो आप एक्टिव पैसिव बनाते हो ना, ये जो एक्टिव पैसिव आप ऐसे बनाते हो, चीजों को ध्यान से सुनना है. ये तो एक्टिव पैसिव में आपने he is reading a book. इसका पैसिव मैं बनाऊंगी a book is being, एक बुक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है. a book is being read by him. अभी क्या बताया? इसके बाद जो मेन वर्ब आ गया V4 कब? जब सेंटेंस एक्टिव. और कभी कभी ये पैसिव हो गया, ये सेंटेंस पैसिव हो गया, बाय आ गया, हिम के द्वारा बुक पढ़ी जा रही है. पैसिव में अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब आए तो थर्ड फॉर्म. ये बीइंग मेन वर्ब नहीं था, बीइंग वाज नॉट अ मेन वर्ब. यहाँ भी बीइंग, ये दोनों मिलके ऑक्सिलरी था, दोनों ऑक्सिलरी था. रेड थर्ड फॉर्म है, रेड इज थर्ड फॉर्म. ओके, तो पैसिव वॉइस है. ये सेंटेंस पैसिव है ना. बाय अ स्नेक, ही वॉज, हाँ, स्नेक के द्वारा उसको काटा गया. ही ने कोई नहीं किया काम स्नेक ने किया, स्नेक के द्वारा ही को काटा गया. और पैसिव है, और पैसिव वॉइस में ये बाइट, वैसे बाइटेड तो कोई वर्ड होता ही नहीं, बाइटेड तो कोई वर्ड नहीं होता है. होना चाहिए बिट भी होता, वो भी गलत होता क्योंकि विट B2 है. और पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बिटन. क्वेश्चन है, ठीक है. ये सब अभी ये जो क्वेश्चन आया है ना, कुंभ मेला, लास्ट ईयर कुंभ मेला था, तो ये कुंभ मेला वाला क्वेश्चन सीपीओ का है, सीपीओ में आया. सीपीओ का क्वेश्चन है. अ न्यूली रिलीज स्टडी हैज फाउंड दैट मोर पीपल वर इंजरिंग. एक दो चीज याद रखना है, एक दो चीज देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा. एग्जाम में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे. दो चीज याद रखना है. सबसे पहले आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है. एक तो चलो आपने ये तो पढ़ लिया, इज एम आर के साथ V3 भी आता है, V4 भी आता है. V4 कब आता है? एक्टिव. और V3 कब आता है? पैसिव.
ये तो आपको पहले से पता है, लेकिन सेंटेंस में आपको ये भी डिसाइड करना है, ठीक है। कभी कभी वो इज एम आर के साथ आईएनजी लगा के दे देंगे, आईएनजी लगा के दे देंगे, आपको लगेगा ये सही भी है, लेकिन आपको देखना है कि वहां आईएनजी की जरूरत चाहिए, आईएनजी चाहिए, V4 चाहिए या V3। आप कैसे डिसाइड करोगे कि वहां पे V3 चाहिए या V4 चाहिए? आपको दिमाग लगाना है कि वो सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए, ठीक है, तब आपको डिसाइड करना है। देखो ये सेंटेंस इन्होंने ऐसे ही दिया है, इस सेंटेंस में उन्होंने, आप ये सेंटेंस को देखोगे ना तो वर्क के साथ, अभी तो आपने क्या पढ़ा, इज एम आर वॉज वर्क के साथ आईएनजी आता है, आईएनजी आता है और आया भी है, आया भी है। लेकिन अब मुझे बताओ आईएनजी कब आता है? जब सेंटेंस एक्टिव जाएगा। क्या ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? आप डिसाइड करो। अ न्यूली रिलीज स्टडी ने बताया है कि मोर पीपल वर इंजरिंग राइडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देन बाय राइडिंग बाइसिकल। एक स्टडी बता रहा है कि काफी लोग इंजर होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर चला के लोग काफी इंजर होते हैं, ना कि साइकिल चलाकर। ये सेंटेंस को अगर ग्रामर देखोगे तो ग्रामर के अकॉर्डिंग तो इज एम आर के साथ आईएनजी आता ही है, सही है, बट इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, पैसिव। क्योंकि देखो अगर मैंने लिखा पीपल वर इंजरिंग, पीपल वर इंजरिंग का मतलब होता है ना, पीपल वर इंजरिंग का मतलब है लोग इंजर कर रहे थे, लोग इंजर कर रहे थे, पीपल वर इंजरिंग, लोग उन्हें घायल कर रहे थे, बट लोग किसी को घायल नहीं कर रहे हैं। द पीपल आर गेटिंग इंजर्ड, स्कूटर के थ्रू, बाइसिकल के थ्रू लोग इंजर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोग पे कोई काम हो रहा है, तो इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, और पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, इंजर्ड। इंजर। एक बार बताइए, इज इट क्लियर? तो सिर्फ ये नहीं सीख लेना है कि इज एम आर के साथ V3 भी लग सकता है, V4 भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ V4 सही था। आपको सेंटेंस में ये भी पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव। लोग किसी और को घायल नहीं कर रहे हैं, द पीपल देमसेल्व्स, वो खुद घायल हो रहे हैं बाय साइकिल या स्कूटर के द्वारा, और बाय लग गया तो वैसे भी पता चल गया कि सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, और पैसिव में तो V3 लगे, V3। Next, Kumbh Mela held at Prayagraj at the confluence of the rivers Ganga and Yamuna is known to be the biggest human gathering in the world. कुंभ मेला को सबसे बड़ा गैदरिंग के रूप में जाना जाता है। इस के बाद आईएनजी तो आता है, अभी आपने पढ़ा इज एम आर के बाद आईएनजी आता है या V3 भी आता है। अब बताओ, एक्टिव में तो आईएनजी आता है और पैसिव में V3 आता है। इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? अभी मैंने क्या किया है ना, मैं जनरली अपने स्टडी मटेरियल को हमेशा बदलते रहती हूँ। अनअकैडमी पे भी अभी बैच मैंने शुरू किया तो वहां भी मैंने बहुत सारा कंटेंट बदला। कंटेंट बदलने का मतलब है चीजें तो वही रहती है बट कुछ न्यू क्वेश्चंस डालना। ये सब लास्ट ईयर 2019 के क्वेश्चंस थे। कुंभ मेला से देखा मैंने बहुत सारा सेंटेंस आया था। ये सेंटेंस को गंगा एंड यमुना, कुंभ मेला इज नॉट नोइंग। कुंभ मेला कोई चीज जान नहीं रहा है, कुंभ मेला खुद नहीं जान रहा है, कुंभ मेला को जाना जाता है लोगों के द्वारा, तो ये पैसिव जाना चाहिए। तो क्या होगा? नोन। कुंभ मेला इज नोन टू बी, नोन। ये एक्टिव है बट इसको एक्टिव नहीं जाना चाहिए ना। कुंभ मेला खुद नहीं जानता है। इज नोइंग का मतलब है, ऐसे भी नो का आईएनजी तो बनता नहीं है। नो का आईएनजी नो स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं बनता। लोगों के द्वारा जाना जाता है, लोगों के द्वारा जाना जाता है, इसको पैसिव जाना चाहिए। अब बताओ हैज हैव हैड के साथ क्या आता है? हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बट हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में। बट हैज हैव हैड के बाद अगर बीन लग गया, एक दो चीज ध्यान रखना है, एक दो चीज ध्यान इसमें क्या रखना है। जब मैं एक्टिव पैसिव भी आपको पढ़ाऊंगी वहां भी देखती हूँ बच्चों का कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और बस आपको एक चीज सीखना है कि इंग्लिश को रट कर नहीं जाना, इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो ट्रिक लगेगा, कोई ट्रिक नहीं है। बच्चे रट लेते हैं कि जहां भी V3 देख लो, जहां भी V3 देख लो उसको पैसिव समझ लो।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम V3 का यूज करते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हेनेवर इन अ सेंटेंस यू हैव V3 दैट मीन्स कि वो पैसिव ही होगा। कभी कभी V3 वाला सेंटेंस एक्टिव भी चला जाता है। बता रही हूँ, ये देखो, ही हैज, he has given a book। अब बताओ, अच्छा एक सेंटेंस, एक कुश ने बोला कि कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस एक्टिव होता है या पैसिव। एक्टिव का मतलब कुश सक्रिय। अगर सेंटेंस में हमारा कर्ता, अगर डूअर एक्टिव हो, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं एक्टिव हूँ, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और मुझे आपने एक बुक ला कर दिया, काम मैंने नहीं किया, मैंने एक्शन को रिसीव किया, मैंने डू नहीं किया, मैंने रिसीव किया। काम तो आपने किया, आपने बुक ला के मुझे दिया, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, कोई और काम कर रहा है, ही हैज गिवन अ बुक। बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। हाँ, टाइम अप हो गया। चलो, एक्टिव है कि पैसिव है, जल्दी बताइए, नेक्स्ट क्लास उसको कर लेंगे। कहां से पैसिव बोल रहे हैं? अभी उठा के सबको बाहर करो। ही हैज गिवन अ बुक, ये कहां से पैसिव हो गया? ही हैज गिवन अ बुक, वो उसने एक बुक दी, वो एक बुक दे चुका है। बुक दे चुका है, किसने दिया? ही ने दिया। काम ही कर रहा है, काम ही कर रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव है। एक्टिव है, एक्टिव है, पैसिव नहीं है। यही गलती कर बैठते हो सब लोग। आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने ना। आई हैव गिवन द बुक, मैंने दिया, एक्टिव है। एक्टिव है। और गिवन तो V3 है, ठीक है, गिवन V3 है। यही बात मुझे आपको समझानी थी ना कि V3 देख के मत समझ जाना कि सेंटेंस पैसिव है। कभी कभी V3 होते हुए भी सेंटेंस एक्टिव होता है, V3 होते हुए भी सेंटेंस एक्टिव होता है। यस, पहचाने कैसे? अब मैं कितना पहचान करवाऊं? क्या कोई CBI इंक्वायरी बैठाऊं कि बताओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है? भाई बहुत कंफ्यूजन है इसमें, बहुत रहस्य है। CBI इंक्वायरी, बस ही हैज गिवन, ही ने बुक दी, एक्टिव है। ओके, हाँ, एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और मैंने लिखा ही हैज बीन गिवन अ बुक। अब देखो, हर चीज ये मत समझना ना कि ट्रिक्स पे ही काम कर जाएगा। हर चीज ट्रिक्स पे नहीं आता है, समझना होता है। समझना होता है। सीबीआई इंक्वायरी बैठाई हूं मैं अभी। CBI भी बिजी है कहीं और। He has been given a book, he has been given a book। उसको एक बुक दी गई। क्या ही ने कोई काम किया? ही ने कोई काम नहीं किया, कोई और काम किया, कोई और आके उसे बुक दे दिया गया। ही सोया हुआ था, ही सोया हुआ था, कोई और आके बुक दिया गया। सोया हुआ था मतलब पैसिव है। और पैसिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बट याद रखो, जब सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया, हैज हैव हैड के बाद तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आया, हैज हैव हैड के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आया, तो सेंटेंस पैसिव है। अब बोलोगे मैम कैसे डिसाइड करेंगे कि हैज हैव हैड के बाद कब V3 आए तो पैसिव मानेंगे? हैज हैव हैड के बाद बीन लग के, हैज हैव हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आए तब पैसिव मानना। बट हैज हैव हैड के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आए तब एक्टिव मानना। और इतना मानना, ये करना, वो करना, कुछ करना ही नहीं। ही हैज गिवन अ बुक, ही ने बुक दिया, एक्टिव है। और ही हैज बीन गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई, पैसिव है, पैसिव है। यस, तो मुझे ये बताना था कि जहां भी थर्ड फॉर्म देख लेना, पैसिव मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ भी थर्ड फॉर्म है बट ये एक्टिव है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है बट ये पैसिव है। हाँ, अभी चलो फिर एंड करती हूँ, कल करेंगे इसको। ओके, एक बार रिवाइज करिएगा। यहाँ से अब असली वर्ब शुरू हुआ जहां पे आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो देख लो एक बार। बस ये 2 सेंटेंस कर देती हूँ। ओके, 3 सेंटेंस कर देती हूँ ताकि हम कल फिर एक नया एस्पेक्ट से शुरू करेंगे। चलिए बताइए,
इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, अगर इतने सारे कैचेस नहीं ड्रॉप किया होता तो हम मैच जीत गए होते। और हैज हैव हैड के साथ, हैज हैव हैड के साथ कौन सा फॉर्म आता है? V3, और बीन तो V4 है, तो बीन होगा ना, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। ओके, हाँ तो टाइम हो गया, नींद आ रही है, तो नींद आ रही है तो किसने रोका है? आप सो, मैंने थोड़ी रोका है आपको। हैड ही वेंट, हैड के साथ अगर वो चला गया होता टाइम पे तो वो मीटिंग अटेंड कर लिया होता। हैड, अगर जिसको नींद आ रही है, मैंने ऐसे थोड़ी बोला है कि आपको क्लास अटेंड करनी ही है। हैड ही गॉन, वेंट तो V2 होता है, बट हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। ओके, और द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक हैज नॉट नोन। ये सब सेंटेंस एकदम ध्यान देना है, ये सब एकदम ताजा ताजा 2019 का सेंटेंस है। सिर्फ हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म जान लेना ही बड़ी बात नहीं है, बट देखना है आपको कि एक्टिव पैसिव जाना चाहिए या पैसिव। अब बताओ मुझे, ये हैज के बाद नोन आया है, थर्ड फॉर्म। क्योंकि कभी भी आप इंग्लिश को इतना ऊपर ऊपर पढ़ोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि TCS का ट्रेंड रहा है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत रूल बेस्ड नहीं है। रूल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ ING, ये सब पढ़ा के मैं छोड़ दूं। बट वो इतना डीप कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं ना कि सिर्फ यही नहीं सीखना है कि क्या फॉर्म आता है, ये भी देखना है कि सेंटेंस कब एक्टिव जाना चाहिए, कब पैसिव जाना चाहिए। क्योंकि आप स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव की तैयारी कैसे करते हो कि आप तो एग्जाम में बैठ दिमाग में लगा के जाते हो ना कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आएगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक पैसिव टिक करना है। बट यही एक्टिव पैसिव का एरर, जब एरर डिटेक्शन में आ जाता है तो आपको दिक्कत होती है। अब बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? लास्ट है, मैं खत्म कर रही हूं। ये अभी मुझे बताओ, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव है। और मैंने बोला था हैज के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आया तो सेंटेंस पैसिव। अब मुझे बताओ, अगर ग्रामेटिकली देखोगे तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, आप सेंटेंस सही मान लोगे। बट ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक हैज नॉट नोन। क्या अर्थक्वेक का कॉज खुद ब खुद पता लगेगा? अर्थक्वेक अपना कॉज खुद ब खुद पता लगाएगा? अर्थक्वेक का कॉज किसी के द्वारा पता लगाया जाएगा। इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए और यहाँ पे बीन लगना चाहिएगा। हैज नॉट बीन नोन, हैज नॉट बीन नोन। ओके, यस, पैसिव जाना चाहिए, पैसिव। क्योंकि मैंने जब ये बैच स्टार्ट किया था उसी समय बोला था कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ अपनी फीडबैक लेने के लिए नहीं। ओके, स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में मत ले जाओ, वो कंफ्यूज होने लगेंगे। ऊपर वैसे बता दो और स्टूडेंट्स को लगेगा टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मेरा मकसद है आपका स्कोर, मुझे फीडबैक से मतलब नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर आ जाएगा ना तो मेरा रिवॉर्ड, मेरा फीडबैक और मेरा रिवॉर्ड मुझे अपने आप मिल जाएगा। और TCS बहुत कॉन्सेप्चुअल एरर्स पूछ रहे हैं, बहुत रूल बेस्ड एरर्स अब नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल एरर्स आ रहा है। ओके, तो चलो एंड किया जाए। अब कल मिलते हैं, एक बार रिवाइज करिएगा इसको, जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से को हैड ही वेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलते हो ना, ही हैड वेंट कहां से बोलोगे? हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा ना, बट वेंट तो सेकंड फॉर्म। ही हैड गॉन होगा, गॉन। खुश रहिए निशान। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो। एक बार टू बी वर्ब्स फिर से देखना, जहां दिक्कत होगी वहां हम लोग फिर से समझेंगे। ओके, चलो, थैंक यू। टुडेज क्लास वाज इंटरेस्टिंग। टुडेज क्लास अभी तो हमने टेक ऑफ किया है। 3-4 दिन तो हम हेलीपैड पे थे, अभी तो हमने टेक ऑफ किया है। अभी हमारा प्लेन 10 दिन तक हवा में रहेगा, फिर हम जब पॉजिटिव वर्ब करेंगे फिर हम लैंडिंग पे आएंगे। ओके, चलिए, बाय।